नमस्ते बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की हिंदी ब के अंतर्गत कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता को मैंने 2 भागों में बांटा है। आज के भाग में हम कविता का भावार्थ, कविता का वाचन, कवि परिचय और प्रत्येक काव्यांश से संबंधित MCQ यानी बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी कविता या पाठ को समझने से पहले हमें उसके कवि या लेखक के विषय में जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें कवि या लेखक की प्रकृति या उसके स्वभाव का पता चल जाता है। उससे हमें कविता को या पाठ को समझने में आसानी होती है, क्योंकि हमें यह पता चल जाता है कि कवि का स्वभाव या कवि की रुचि किस क्षेत्र में है। तो चलिए सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। बच्चों, कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा हिंदी साहित्य 4 युगों में बांटा गया है: आदि युग, भक्ति युग, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद युग आता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जो हैं छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ यानी छायावाद जो युग है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। आपका प्रकृति से असीम लगाव था। अपने बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखना आपने आरंभ कर दिया था और स्कूल में 7 वर्ष की आयु में काव्य पाठ के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया। आपकी आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम तथा रहस्यवाद की अनुभूति दिखाई देती है। जीवन के आरंभिक दिनों में आप उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े और आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। भारत सरकार ने आपको वर्ष 1961 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए आपको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए वर्ष 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके साथ ही अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपकी अन्य प्रमुख कृतियों में वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन शामिल हैं। तो बच्चों, कवि परिचय से हमें यह पता चलता है कि कवि प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति संबंधी अपनी बहुत सी रचनाएं लिखी और अब जो हम रचना पढ़ने जा रहे हैं, जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, वह भी प्रकृति पर आधारित और उनके प्रकृति प्रेम को दर्शाती है। तो सबसे पहले हम कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों, इस कविता में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कविता का एक तरह से जो सार है या उसका केंद्रीय बिंदु है वो क्या है। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। जैसे कि नाम से भी स्पष्ट है, पर्वत प्रदेश में पावस, तो पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के सौंदर्य का यहाँ चित्रण किया गया है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पल पल परिवर्तित प्रकृति के रूप का चित्रात्मक वर्णन। यानी वर्षा ऋतु के समय जो प्रकृति में, पर्वतीय प्रदेश में जो प्रकृति में बदलाव आता है, हर पल जो प्रकृति रूप बदलती है, उसका बहुत ही सुंदर यहाँ चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पर्वतों का मेखलाकार रूप में श्रृंखला में खड़े होना। श्रृंखला का अर्थ होता है एक पंक्ति में खड़े होना, और मेखलाकार का अर्थ है गोलाकार या करघनी के आकार का। करघनी यानी कमर में बांधने वाला एक आभूषण। हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु है पर्वतों के चरणों में पले ताल की तुलना आईने से करना। आप आगे जब काव्यांश पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ताल है और उसे आईने से कैसे तुलना की गई है। नेक्स्ट है हजारों पुष्पों को पर्वतों के नेत्र समान दिखाना। झाग भरे झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से करना। कल कल झरझर करके बहते झरनों द्वारा पर्वतों का गुणगान करना। ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्षों को पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाएं मानना। पर्वतों का पारद के पंख लगाकर गायब हो जाना। ताल से धुआं उठता प्रतीत होना। शाल के वृक्षों का भयभीत होकर धरती में धंस जाना और झरनों का लुप्त हो जाना, मात्र आवाज़ रह जाना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पूरी कविता को हमें इन बिंदुओं के माध्यम से समझा देते हैं।
तो बच्चों अब हम कविता का परिचय जान लेते हैं बहुत ही संक्षेप में, और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद रखिएगा ताकि आपको कविता को समझने में आसानी हो जाए। तो अब हम कविता के परिचय पर चलते हैं। कविता का परिचय। प्रस्तुत कविता में पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, लेकिन ये वर्षा ऋतु सामान्य नहीं है बल्कि पर्वतीय स्थल पर होने वाली वर्षा ऋतु है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति क्षण क्षण अपना रूप बदलती है, यानी हर पल। कवि ने ऐसी अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों का सुंदर चित्रण किया है। अनुभूति का अर्थ है जो उसने अपने जीवन में स्वयं महसूस किया, स्वयं अनुभव किया, और अपने मन के भाव को उन्होंने इस कविता के रूप में तालाब झरनों के माध्यम से चित्रित किया है। कवि ने पहाड़ों का मानवीकृत रूप में चित्रण करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनके मन की आकांक्षाओं को एक साकार रूप में अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों ये तो कविता का बहुत संक्षेप में परिचय है। हम अब प्रत्येक काव्यांश को उसके भावार्थ के साथ समझते हैं और साथ ही उन काव्यांश से संबंधित जो भी बहुवैकल्पिक प्रश्न बन रहे हैं उनके उत्तरों को भी जान लेते हैं। तो चलिए हम कविता आरंभ करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का पहला जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों यहाँ पर हम पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे पावस, पावस का अर्थ है वर्षा। पल, पल का अर्थ है हर पल, हर क्षण। और प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। वेश एक तरह से वेशभूषा, उसका रूप आकार। मेखलाकार का अर्थ होता है गोलाकार या करघनी के आकार का, यानी कमरबंद। जैसे कमर में हम एक आभूषण पहनते हैं तो वो कमरबंद या करघनी कहलाता है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपार का अर्थ है जिसे पार ना कर सके, यानी विशाल, ऊंचे ऊंचे पर्वत। अपने सहस्र, सहस्र का अर्थ होता है बच्चों सैकड़ों, कई सैकड़ों। दृग यानी नेत्र, सुमन पुष्प, फाड़ का अर्थ है खोल कर देखना। तो अपने सहस्र दृग सुमन यानी पुष्प रूपी नेत्र। अवलोक का अर्थ है देखना। नीचे जल में निज महाकार, निज का अर्थ है अपना, महाकार यानी महा प्लस आकार, विशाल आकार, बड़ा आकार। जिसके चरणों में पला ताल, ताल का अर्थ है तालाब। दर्पण सा का अर्थ है आईने जैसा या शीशे जैसा, जिसमें हम अपनी सूरत देख सकते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसे दर्पण सा बोला है। अब बच्चों हम इसके काव्यांश को समझ लेते हैं, भावार्थ को समझ लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पर कवि पावस ऋतु का वर्णन करते हुए, और पावस ऋतु कहाँ है? पर्वत प्रदेश में, यानी पर्वतीय स्थल पर पावस ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का समय है और ऐसे में पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, की प्रकृति का जो वेश है, जो रूप आकार है, वह हर पल बदल रहा है। परिवर्तित का अर्थ है बदलना, हर पल बदल रहा है, यानी प्रकृति अपना रूप हर पल बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, और जो मेखलाकार रूप में पर्वत हैं, जो दूर दूर तक फैले हुए पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो, तो ये अपार यानी विशाल पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं वो मेखलाकार रूप में वहाँ खड़े हैं। और वे पर्वत अपने सहस्र दृग सुमन, यानी पर्वतों के ऊपर जो हजारों सैकड़ों पुष्प खिले होते हैं, उन पुष्पों की तुलना यहाँ कवि ने दृग यानी नेत्रों से की है। तो उन पुष्पों को कवि ने यहाँ पर्वतों के नेत्र माना है। तो कवि ये कहते हैं कि जो मेखलाकार रूप में ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी सैकड़ों पुष्प रूपी आँखों से
अवलोक रहा है बार बार, बार बार वो देख रहा है। किसको देख रहा है वो पर्वत? नीचे जल में निज महाकार, कि अपने नीचे जो जल है उसमें अपने महा आकार को, विशाल आकार को अपनी उन असंख्य पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है। लेकिन किस में देख रहा है? जिसके चरणों में पलाताल। अब जैसे आपको यहाँ पर पर्वतों के बीच में ये पानी जैसा दिख रहा है, पौंड दिख रहा है, एक तालाब सा दिख रहा है, ऐसा ही वहाँ पर पर्वतों के चरणों में एक ताल सा बन गया है। तो उस ताल की तुलना यहाँ कवि ने दर्पण से की है, आईने से की है। जैसे हम आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी परछाई, अपना रूप देखते हैं, वैसे ही ये पर्वत जैसे अपने सैकड़ों पुष्प रूपी आँखों से अपने विशाल आकार को उस ताल रूपी दर्पण में देख रहे हैं। जिसके चरणों में पलाताल, यानी जिनके चरणों में ताल पल रहा है। ये चरण ही है बेटा, ये पर्वतों के नीचे जो ताल बना हुआ है ये एक तरह से चरण ही है। तो इन चरणों में वो ताल पल रहा है और उस ताल की तुलना कवि ने दर्पण के साथ की है। कि जैसे पानी में हमें परछाई दिखती है, वैसे ही दर्पण में भी हम अपनी सूरत देख सकते हैं, अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ ताल को कवि ने दर्पण के समान माना है कि उस ताल रूपी दर्पण में जो पर्वत हैं, कैसे पर्वत हैं? मेखलाकार विशाल पर्वत, वो अपनी दृग सुमन सहस्रों पुष्प रूपी आँखों से अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। तो ये इसका भावार्थ है। एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का समय था और ऐसे में प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत दूर दूर तक फैले हुए थे। उन पर्वतों पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो उन पर्वतों की आँखें हों। पर्वत अपनी उन असंख्य आँखों से, असंख्य मतलब अनगिनत संख्या में, असंख्य आँखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय आकार के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई, परछाई को निहार रहा हो, देख रहा हो। यहाँ जल से भरे तालाब को आईना माना गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पहले काव्यांश का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम पहले काव्यांश से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमारा बनता है, यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है यहाँ वर्षा ऋतु या पावस ऋतु का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, पल पल क्या परिवर्तित हो रहा है? इसका उत्तर है पल पल प्रकृति वेश, यानी प्रकृति का बदलता हुआ रूप परिवर्तित हो रहा है। फिर हमारा अगला प्रश्न जो है, हमारा अगला प्रश्न है, अपार पर्वत किस आकार के हैं? अपार यानी जिनको पार नहीं कर सकते, ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो अपार पर्वत मेखलाकार आकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ताल की तुलना किससे की गई है? यहाँ ताल की तुलना दर्पण से या आईने से की गई है। पर्वत ताल में क्या देख रहे हैं? पर्वत ताल में अपने महा आकार को देख रहे हैं। तो बच्चों ये जो प्रश्न बने हैं हमारे काव्यांश से संबंधित, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आपको आ गए तो समझो आप काव्यांश बहुत अच्छे से समझ गए। या आप हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर आपने काव्यांश अच्छे से समझ लिया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। आपके क्योंकि परीक्षा में पठित गद्यांश या पद्यांश से भी इसी तरह के बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब हम दूसरे काव्यांश पर चलते हैं। बच्चों हमारा दूसरा काव्यांश इस प्रकार है, गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उड़ से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, हैं झांक रहे नीरव नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो बच्चों पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गिरि का अर्थ है पर्वत। गौरव यानी उसकी यश गाथा, यानी पर्वतों की यश गाथा, पर्वतों का गुणगान। झरझर एक तरह से आवाज़ होती है झरने की। मद यानी मस्ती। नस नस अंग प्रत्यंग, और उत्तेजित का अर्थ होता है रोमांचित कर देना, एक तरह से उत्साह जगा देना।
गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ कवि झरनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो झरने हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि यहाँ झरना बह रहा है, तो ये झरने अक्सर हमें पर्वतीय स्थल पर देखने को मिलते हैं। तो ये झरने कवि की दृष्टि में जैसे ये झरझर करके बह नहीं रहे हैं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, क्योंकि पर्वतों ने इन्हें अपने हृदय से निकलने की इजाज़त दे रखी है, यानी क्योंकि ये ऊपर पर्वतों से ही नीचे की ओर बहते हैं। तो ऐसा कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो झरने हैं ये बह नहीं रहे हैं, झरझर करते हुए, कलकल करते हुए बह नहीं रहे हैं, बल्कि ये पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। और ऐसा गीत गा रहे हैं कि वो मद में नस नस उत्तेजित कर, कि जो भी उसको देख रहा है या जो भी उसके सौंदर्य का पान कर रहा है, उसकी नस नस में, उसके अंग प्रत्यंग में मस्ती भर दे रहे हैं, उत्तेजित कर दे रहे हैं, उन्हें उत्साहित कर दे रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ झरनों का वर्णन करते हुए कहा है कि गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर का अर्थ है झरने। तो यहाँ मोती की लड़ियों से सुंदर, ये बहते हुए झरने की तुलना कवि ने मोती की लड़ियों की यानी मोती की माला से की है। जैसे सफ़ेद मोतियों की माला होती है और वह बहुत सुंदर दिखती है, वैसे ही ये बहते हुए झरने जैसे। और झरने कैसे, झाग भरे, झाग से भरे हुए झरने हैं जो मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तो ये झाग से भरे हुए मोती की लड़ियों के समान सुंदर झरने जैसे बह नहीं रहे हैं, बल्कि ये पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं। और ऐसा गौरव गान कर रहे हैं कि जिसे सुनकर या जिसे देखकर लोगों की नस नस में मस्ती भर रहे हैं या मस्ती भर जाती है, उत्तेजित कर, उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। ये गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नव पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर, वर का अर्थ होता है बच्चों श्रेष्ठ, गिरि का अर्थ है पर्वत, यानी पर्वतों में जो श्रेष्ठ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ठीक है। और उर का अर्थ होता है हृदय। तो पर्वतों के हृदय से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के हृदय से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से, उच्च आकांक्षाएं का अर्थ होता है मन में उठने वाली ऊंची ऊंची इच्छाएं। तरुवर से का अर्थ है समान, उच्च आकांक्षाओं के समान तरुवर। तरुवर यानी जो पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष उगे हुए हैं, शाल के जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, यहाँ पर कवि ने माना है कि वो वृक्ष नहीं हैं, बल्कि वो क्या हैं, वो हैं पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाएं। जैसे बच्चों हमारे मन में कई तरह की इच्छाएं होती हैं और कई हमारी बहुत उच्च आकांक्षाएं होती है, हम जीवन में ये कर जाएं, हम जीवन में वो बन जाएं। इस तरह की जो हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, उच्च इच्छाएं होती हैं, वो हैं उच्च आकांक्षाएं। तो यहाँ पर उच्च इसलिए बोला है क्योंकि एक तो पर्वत स्वयं ऊंचे हैं और फिर उनसे भी ऊंचे वृक्ष उन पर उगे हुए हैं। तो वो ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष हैं, यहाँ पर कवि ने उन्हें वृक्ष ना मानते हुए कवि ने क्या माना है, उन पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाएं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ वृक्ष क्या है, पर्वत क्या है, झरने क्या हैं, किसका गुणगान कर रहे हैं, ये सब आपको याद रखना है। तो गिरिवर यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और अर्थात हृदय उच्च आकांक्षाएं से यानी उच्च आकांक्षाओं, उच्च इच्छाओं के समान, और तरुवर का अर्थ है ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, झांक रहे नीरव। रव का अर्थ होता है आवाज, तो नीरव का अर्थ हुआ आवाज रहित, यानी नीरव शांत, ठीक है। तो शांत, नीरव का अर्थ हुआ शांत। नभ पर, नभ मतलब आकाश। अनिमेष, अनिमेष, निमेष का अर्थ होता है पलक, तो अनिमेष का अर्थ हुआ पलक रहित, मतलब बिना पलक झपकाए। और अटल, अटल का अर्थ होता है बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर, कुछ चिंतित से। अब यहाँ पर कवि कहते हैं, पहले उन्होंने झरनों का वर्णन किया कि झरने क्या हैं, वो झरझर करते हुए जैसे पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, और ऐसा गौरव गान कर रहे हैं कि वो देखने वाले और सुनने वालों के अंग प्रत्यंग में मस्ती भर दे रहे हैं।
और वे झरने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। झाग भरे झरने जो हैं मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अब यहाँ वृक्षों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो पर्वतों के ऊपर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष हैं, वो वृक्ष जैसे वृक्ष नहीं है, बल्कि वो पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान हैं, उच्च आकांक्षाओं के समान हैं। और वे वृक्ष जो हैं, आकाश कैसा है? शांत, नीरव, नीरव मतलब शांत, शांत आकाश की ओर वो झांक रहे हैं। कौन झांक रहे हैं? ऊंचे ऊंचे उच्च आकांक्षाओं के समान वृक्ष जो पर्वतों पर उगे हुए हैं। और पर्वतों पर उगे हुए मतलब पर्वतों के हृदय से निकलने वाली उच्च आकांक्षाओं के समान वृक्ष जो हैं वो शांत आकाश को देख रहे हैं। पर कैसे देख रहे हैं? अनिमेष, अनिमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, और अटल यानी बिना हिले डुले, लेकिन कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंतित से। अब यहाँ पर चिंतित से क्यों है वृक्ष? तो बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है कि चिंतित से इसलिए हैं क्योंकि उनके मन में यह चिंता है कि पता नहीं वो उस आकाश की ऊंचाई को छू भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि जो उनकी उच्च आकांक्षा है वो क्या है? पर्वतों की उच्च आकांक्षा क्या है? आकाश को छूना, आकाश की ऊंचाइयों को छूना। तो वो वृक्षों के माध्यम से उस ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं। पर्वत जो है वृक्षों के माध्यम से उन आकाश की ऊंचाई को छूना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन पर्वतों के मन में भी एक चिंता है कि पता नहीं वो उस आकाश की ऊंचाई को छू पाएंगे या नहीं, इसलिए वो चिंतित से हैं। अनिमेष, अब बच्चों जब हम अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं तो हम लगातार टकटकी बांध कर देखते हैं, यानी अनिमेष बिना पलक झपकाए देखते हैं, ताकि हमारा लक्ष्य से ध्यान ना भटके। और अटल, दृढ़ निश्चय के साथ कि भाई हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर वृक्ष भी जो है वो उस आकाश को, जो शांत है आकाश, उस आकाश को ऐसे निहार रहे हैं कि अनिमेष बिना पलक झपकाए और बिना हिले डुले, लेकिन चिंतित से। और मैंने बताया चिंतित से क्यों है? क्योंकि उनके मन में यह संदेह है कि पता नहीं वो उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो बच्चों ये जो काव्यांश है ये एक तरह से सभी पाठकों को जीवन में अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ बने रहने की प्रेरणा भी देते हैं। जैसे वृक्ष जो हैं अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से और बिना हिले डुले देख रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य को दृढ़तापूर्व पकड़े रहना चाहिए और उस पर चलते रहना चाहिए। तो चलिए एक बार फिर हम इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पर्वत पर बहने वाले झरनों की झरझर की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है मानो वे पर्वतों का गुणगान कर रहे हों। उनकी आवाज़ को सुनकर कवि की नस नस में जोश भर जाता है तथा मन उत्साह एवं उमंग से भर जाता है। पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते समय मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं और पहाड़ों पर उगे हुए विशाल एवं ऊंचे पेड़ों को पर्वतों के मन में उठने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाएं मानते हुए कवि कहते हैं कि ये शांत आकाश को बिना पलक झपकाए अटल पर कुछ चिंता में डूबे हुए से ऐसे झांक रहे हैं जैसे वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हों, उसकी ऊंचाइयों को छूना चाहते हों। तो बच्चों ये इसका भावार्थ हुआ। अब हम इस काव्यांश से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों काव्यांश से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न जो बनता है वो है गिरि का गौरव कौन गा रहे हैं। तो इसका उत्तर है गिरि का गौरव झरने गा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है झाग भरे झरने कैसे लग रहे हैं। झाग भरे झरने मोती की लड़ियों जैसे सुंदर लग रहे हैं। तीसरा प्रश्न है पर्वतों के हृदय से क्या उठ रही हैं। उत्तर है पर्वतों के हृदय से उच्च आकांक्षाएं उठ रही हैं। और फिर हमारे अगले प्रश्न हैं काव्यांश में उच्च आकांक्षाएं किन्हें माना गया है। तो काव्यांश में उच्च आकांक्षाएं वृक्षों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश कैसा है। आकाश नीरव यानी शांत है। लास्ट क्वेश्चन वृक्ष आकाश को कैसे देख रहे हैं। उत्तर है वृक्ष आकाश को उपयुक्त सभी यानी अनिमेष अटल और चिंतित से देख रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे बेटा कि आपके सारे ऑप्शन सही हों। अब आप
चुनना तो आपको एक ही ऑप्शन है, तो आपने ध्यान से देखना है कि अगर आपको उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन मिलता है तो आप इसको चुनेंगे, क्योंकि वृक्ष अनिमेष भी हैं, अटल भी हैं और चिंतित से भी हैं, तो तीनों ही सही हैं। अब 3 उत्तर तो सही नहीं हो सकते, तो आपको ये देखना है कि उपयुक्त सभी का ऑप्शन है तो आप इसको चुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा काव्यांश 2 का बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। अब हम अपनी कविता के अंतिम काव्यांश को देख लेते हैं। बच्चों, कविता का अंतिम काव्यांश इस प्रकार है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो बच्चों, सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। जैसे उड़ गया अचानक लो भूधर, भू का अर्थ होता है जमीन या धरती, और धर का अर्थ है धरा हुआ, रखा हुआ। तो धरती पर रखा हुआ यानी यहाँ पर ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है भूधर। तो पर्वत, फड़का अपार पारद के पर, पारद के पर यानी पारद का अर्थ यहाँ पर है कि अत्यधिक सफेद चमकता हुआ चमकीले पंख, और पर का अर्थ है पंख, पंख। अपार का अर्थ है जिन्हें पार नहीं कर सकते। फड़का अपार पारत के पर। रवशेष, रवशेष का अर्थ है आवाज मात्र, रव मतलब आवाज, शेष मतलब मात्र। निर्झर यानी झरने, है टूट पड़ा भू, भू यानी धरती, और अंबर यानी आकाश। धस गए धरा में, धरा भी धरती के अर्थ में है। सभय यानी भय सहित, भयभीत होकर। शाल यहाँ वृक्ष के लिए, शाल वृक्ष। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल मतलब तालाब। जलद यान, जलद का अर्थ है बादल, यान का अर्थ है एक तरह से जहाज, बादल रूपी जहाज में। विचर विचर, विचर घूम घूम कर। इंद्रजाल यानी मायावी रूप। तो अब हम इस काव्यांश का भावार्थ समझ लेते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आरंभ हुई, चारों ओर बादल छा गए, तो उसमें क्या है कि ऐसा लगा जैसे अचानक से एक पूरा पर्वत जो है वो पंखों के समान, मतलब जो अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों के समान, पंखों को अपना फड़फड़ाता हुआ जैसे आकाश में कहीं उड़ गया, छिप गया। उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी जो अभी हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत मेखलाकार रूप में दिख रहे थे, जो अपना महाआकार जो है तालाब में निहारते हुए दिख रहे थे, वो सारे पर्वत जो हैं अचानक से, जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ हुई, बादल छाए, तो ऐसा लगा जैसे वो अपने वो चमकीले पंखों को फड़फड़ाते हुए, जो अत्यधिक सफ़ेद थे, फड़फड़ाते हुए कहीं आकाश में जाकर छिप गए हों। रवशेष रह गए हैं निर्झर, और झरने भी जो हमें मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे थे, वो भी अब दिखने बंद हो गए, उनकी सिर्फ आवाज़ मात्र रह गई है, यानी उनकी सिर्फ अब हमें झरझर आवाज़ सुनाई दे रही है टूट पड़ा भू पर अंबर, और ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। बच्चों, आपने हॉराइजन, क्षितिज, जिसे हिंदी में क्षितिज कहते हैं, वो देखा होगा। ये अक्सर पर्वतीय स्थल पर दिखता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, उसे हॉराइजन या क्षितिज कहा जाता है। तो है टूट पड़ा भू पर अंबर, यानी ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय शाल, और जो हमें ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो पर्वतों की महत्वाकांक्षाओं के रूप में नजर आ रहे थे, अब वो कैसे दिख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सभय, भयभीत होकर, डर कर धरती में छिप गए हों, कहीं धंस गए हों कहीं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और वह ताल जो आईने के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने महाआकार को देख रहे थे, वह ताल भी ऐसा लग रहा है जैसे जल गया है और उसमें से धुआं उठ रहा है। बच्चों, आप कल्पना कीजिए, या आप में से जो भी पर्वतीय स्थल पर घूमने गया हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का वातावरण हर पल बदलता है। अभी बारिश हो रही है तो कुछ ही पल में वहाँ धूप निकल आती है, और वहाँ पर क्योंकि ठंड इतनी होती है तो ऐसा लगता है जैसे दूर से अगर आप देखो पर्वतों के बीच में, ऐसा लगता है जैसे धुआं उठ रहा है, जबकि वो धुआं नहीं होता है। वो एक तरह से जो सर्दी है, जो ठंडक है, उसका एक तरह से उसका एहसास होता है, तो वो धुआं सा लगता है, और तब देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ कहीं आग लग गई हो। तो उठ रहा धुआं जल गया ताल, यहाँ पर भी जब वर्षा आई तो वर्षा की वजह से एक तो वातावरण भी ठंडा हो गया, और फिर वहाँ ताल जो अभी दर्पण के समान प्रतीत हो रहा था, वह जलता हुआ प्रतीत होने लगा, और ऐसा लगा जैसे वहाँ धुआं उठ रहा हो। जलदयान में विचर विचर,
था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और वर्षा के देवता कौन है? इंद्र देवता। तो कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पल पल रूप बदल रही है प्रकृति, ये स्वयं नहीं बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं इंद्र देवता अपने बादल रूपी यान में बैठकर घूम रहे हैं और घूम घूम कर चारों ओर अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं, यानी मायावी जादुई करतब दिखा रहे हैं। तो पूरे काव्यांश को हम एक बार सुन लेते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बच्चों, इस काव्यांश को इस वजह से भी आप याद रखिए कि ये वर्षा ऋतु के पश्चात जो बदलाव आए हैं प्रकृति में उसका वर्णन है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा वो वर्षा ऋतु से पहले का वर्णन है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु के पश्चात प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आए, तो आप ये लिखेंगे कि वर्षा ऋतु के पश्चात क्या हुआ। सबसे पहले तो जो पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत जो धरती पर थे, वो ऐसा लगे जैसे अपने सफ़ेद चमकीले पंखों को लगाकर वो कहीं आकाश के पीछे छिप गए हैं, उड़ गए हैं। और जो झरने जो झरझर करते हुए गा रहे थे और मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे थे, वह अब दिखने बंद हो गए हैं, उनकी केवल आवाज़ मात्र रह गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। और इतना ही नहीं, बल्कि जो ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष थे, जिन्हें कवि ने पर्वतों के हृदय से उठने वाली उच्च आकांक्षाएं माना था, वो भी कहीं भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं, अर्थात वो भी दिखने बंद हो गए हैं। और जो ताल था, जिसे आईना माना गया है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने महा आकार को निहार रहे थे, अपनी सैकड़ों पुष्प रूपी आंखों से देख रहे थे, वह ताल भी जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसमें से धुआं उठ रहा है। और ये पूरा वातावरण इतना मायावी लग रहा है। कवि ने कल्पना की है कि ये वातावरण जैसे स्वयं इंद्र देवता अपने बादल रूपी यान में बैठकर चारों ओर घूम घूम कर अपना इंद्रजाल फैला रहे हैं, यानी वो एक तरह से जादुई करतब दिखा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम इसके भावार्थ को एक बार फिर समझ लेते हैं। बच्चों, इन काव्यांश का भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अचानक एक पूरा पर्वत पारे के समान, यानी पारद के समान अत्यधिक सफ़ेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा है। झरनों की तो केवल आवाज़ ही सुनाई दे रही है, अर्थात वही शेष रह गई है। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज़ वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के बीच ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर, यानी डर कर, घबरा कर धरती में धंस गए हों। यानी शाल के वृक्ष जो हैं, बड़े बड़े विशाल शाल के वृक्ष जो हैं, वो दिखने बंद हो गए हैं। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, ये कवि की कल्पना है। कवि ने पर्वतीय प्रदेश पर होने वाली वर्षा और उसके बाद आने वाले बदलावों को अपनी कल्पना से यहाँ चित्रित किया है। अब हम इस काव्यांश से संबंधित कुछ बहुविकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निर्झर कैसे रह गए हैं? इसका उत्तर है बच्चों, आवाज़ मात्र। यानी निर्झर अब दिखने बंद हो गए हैं। वर्षा होने के पश्चात निर्झर दिखने बंद हो गए। जो हमें मोतियों जैसे सुंदर दिख रहे थे वो अब दिखने बंद हो गए हैं और अब उनकी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो निर्झर कैसे रह गए हैं? आवाज़ मात्र। दूसरा प्रश्न है, आकाश किस पर टूट पड़ा है? तो आकाश धरती पर टूट पड़ा है, यह उसका सही उत्तर है। और तीसरा प्रश्न है, धुआं कहाँ से उठ रहा है? इसका उत्तर है, धुआं ताल से उठ रहा है। तो बच्चों, ये कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। आगे हम जान लेते हैं इसमें और कितने प्रश्न बनते हैं। तो हमारा अगला बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इंद्रजाल का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, इंद्रजाल का अर्थ है जादुई। और फिर हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र किस में घूम रहे थे? तो इसका उत्तर है, इंद्र अपने जलदयान में घूम रहे थे। तो बच्चों, ये हमारी आज की कविता हुई पर्वत प्रदेश में पावस।
उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर बनते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यह हमारे आज के वीडियो का पार्ट 1 है और बहुत जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगी जिसमें हम कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम एक तरह से माइंड मैप या क्विक रिविजन पर हम चर्चा करेंगे ताकि जल्दी से आपको ये कविता चुटकियों में समझ में आ जाए, उसके महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रह जाएं और आप परीक्षा में पूरी तरह से उसको लिख सकें और उसके उत्तर को समझ सकें। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों, अगर आपको सच में ये पसंद आएगा तो जल्दी से इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, औरों को भी खुश रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी इसी तरह करते रहिए और परीक्षा में अपना एक अच्छा प्रदर्शन कीजिए ताकि आप आगे भी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करते रहें और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।